हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग अच्छे ही होंगे। 22 तारीख से मतलब कि 22 तारीख के बाद से ही आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए कॉलेज आपको मॉक टेस्ट करवा रहा है, जिसमें से मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए कॉमन है, उसके लिए भी आपकी एक क्लास हो गई है। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए आपको एक मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया ही था। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना है NCVT ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट। ये लिख के आ जाएगा ITI CBT एग्जाम ऑल ट्रेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पोर्टल। इसको आप क्लिक करोगे, नीचे आओगे आप थोड़ा, इलेक्ट्रीशियन CBT डेमो एग्जाम पे क्लिक करोगे आप। फिर सेकेंड ईयर का हमको कराना है, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रीशियन डेमो CBT पेपर 2024 सेकेंड ईयर। यहाँ से आप पहला सैंपल पेपर ओपन करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, ओपन टेस्ट। यहाँ पे देखो, सॉरी तो फर्स्ट ईयर का ही खुल गया। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए देखें सैंपल पेपर सेट 1, यहाँ क्लिक करिए आप इसको। ये लिख के आ गया। ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन है। ईयर और सेमेस्टर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर है। टाइम आपको इसमें 120 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 75 होंगे। जो मार्क्स आपको 75 में मिलने वाला है, 150 नंबर मिलने वाला है। और लैंग्वेज जो होगी आपको इंग्लिश और हिंदी, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है। 75 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, स्टार्ट द टेस्ट। पहला क्वेश्चन आ गया, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक फिगर आपके सामने दे दिया है और उस फिगर के एक पार्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पूछ रहा है यक्स का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर का पार्ट है, उसमें पूछा है डीसी जनरेटर में यक्स से चिन्हित भाग क्या है। कौन सा भाग है ये, कम्यूटेटर रेजर है। क्या है, कम्यूटेटर रेजर है। सी पे आप इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। फिर एक फिगर आपको दिया, पूछ रहा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जनरेटर पढ़ा होगा तो जनरेटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें से एक फिगर बना हुआ है, पूछ रहा है कौन सा डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर है। ठीक है, ए पे क्लिक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है डीसी जनरेटर जो होता है उसमें ईएमएफ की आपको दिशा ज्ञात करना है, तो आपको किस नियम का यूज करके आप उसका आप प्राप्त करेंगे। ईएमएफ की दिशा कौन से नियम का यूज करके आप प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। किसका, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन दे रहा है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र। देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है, अगर ईएमएफ का फार्मूला पूछ रहा है कि उसके ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ईएमएफ का क्या होता है, E = phi ZN/60 इंटू P/A। इसको हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, जनरेटर ईएमएफ = phi ZN/60 इंटू P/A। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर
इसमें पूछा है क्वेश्चन आपको फिगर वाला क्वेश्चन। फिगर आपको मैंने पहले भी बताया है कि फिगर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको फिगर वाले क्वेश्चन खूब दिखने वाले हैं। टेट थ्योरी में 38 क्वेश्चन, मान के चलना कि 8 क्वेश्चन तो आपके फिगर के आने ही आने वाले हैं। तो पूछ रहा है डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका पार्ट है ये पोल शू है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोल शू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक फिगर दिया, पूछा डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए ये जनरेटर है, जब आप उसको फिगर मैंने बनवाया था, ये कौन सा है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। कौन सा है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पूछ रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। देखो जब आपके यहाँ जनरेटर वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या डाला जाता है, आप क्या डालते हो, उसमें डीजल डालते हो ना। तो डीजल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, क्या है, यांत्रिक। किस ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन दिया, फिगर दिया, पूछ रहा है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। इसमें एक कौन सा है आपका, कौन सा है, संचयी यौगिक जनरेटर, कौन सा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, क्या होता है, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है वही क्या है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। पूछ रहा है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, क्या सूत्र होता है, E=VLV sin थीटा। क्या होता है, E=VLV sin थीटा। तो बी इसका क्या, VLV sin थीटा, VLV sin थीटा। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, E=VLV sin थीटा। फिर पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का नियम ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़ाया था ना आप लोग को। वही पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग करोगे। क्या यूज करोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। फिर से क्वेश्चन दिया कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। एक फिगर सामने आपको दिख रहा है, पूछ रहा है डीसी जनरेटर का क्या है, कौन सा पार्ट है। आपको दिख रहा होगा जनरेटर का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, योक बोलते हैं। यहीं पे आपकी जो मोटर जो आपका जनरेटर होता है स्थिर होता है, तो ये क्या है, योक या फ्रेम है, इसी में आपका जनरेटर रखा जाता है। फिर 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। पूछ रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, लैप वाइंडिंग के लिए समांतर रास्ते बराबर पोलों की संख्या। ठीक, तो इसमें कितने पोल हैं, 4।
तो एक इसके लिए है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, किसके लिए? सिंप्लेक्स। लेकिन इसमें क्या पूछा है? डुप्लेक्स के लिए, मतलब डबल के लिए। तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। फिर एक क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? एक आपको फिगर दिया है, आप लोग क्या करिएगा कि ये सारे क्वेश्चन का ना आप एक रफ में या कहीं भी नोट्स में आप लिख लीजिएगा, जितने फिगर हैं उसको बना लीजिएगा, ताकि आपको जब एग्जाम में देने जाओगे ये क्वेश्चन सामने आएगा, आपको आसानी से उसको कर पाओ। पूछा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आर्मेचर कोर लैमिनेशन है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ठीक है, डीसी जनरेटर में पोल्स होते हैं, पोल्स के बीच में इंटरपोल्स भी होते हैं। तो क्या होता है? पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये क्या है? यक्स कहाँ है? ए वाला है, यही पूछ रहा है। ये क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित है? मतलब डीसी आर्मेचर का जो कोर है पटलित, मतलब लैमिनेटेड क्यों होता है? तो क्या क्यों होता है? क्यों, किस रीजन के लिए? जब आप हम डीसी जनरेटर के कोर को लैमिनेट करेंगे तो उससे भंवर धारा हानि जो होगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेट करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी के दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? क्यों चलाना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। क्यों होता है? क्या क्यों, किस चीज के लिए? पहला ऑप्शन दे रहा है अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, तीसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए, बेअसर करने के लिए, डी दे रहा है जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। जो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप्स होते हैं उसको कम करने के लिए क्या हो जाएगा? इसका यूज करते हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दे रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें पोल शू होते हैं, उसका यूज क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, समान रूप से प्रवाहित हो सके, समान रूप से फैल सके, उसके लिए पोल शू का यूज करते हैं। ठीक है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए पोल शू का यूज करते हैं। डी इसका राइट आंसर। फिर डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं। धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा डीसी जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हमने आपको बताया था डीसी जनरेटर में जो ब्रशेस का यूज होता है, ब्रश का यूज होता है, वो किस चीज का बना होता है? कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? पूछ रहा है क्यों? क्योंकि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
फिर पूछा लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। फिर आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। पूछा आर्क वेल्डिंग करना है तो कौन सा डीसी जनरेटर आप यूज करोगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे। किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे। फिर पूछ रहा डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग मतलब वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है। पूछ रहा है कि डीसी जो जनरेटर होता है उसको उसमें जो वेव वाइंडिंग होती है उसकी विशेषता क्या होती है। लैप वाइंडिंग एक होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन कि कम धारा उच्च वोल्टेज, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, जो प्रतिरोध है उसका उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य, पहला ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। धारा दिशा का आसानी से पलटने के लिए क्या यूज होता है, प्रतिरोध का यूज होता है। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया, अभी पूछा ना कि पोल शू का यूज क्यों किया जाता है, तो वही बताया था चुंबकीय फैलाव के लिए। चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस, जो चुंबकीय फैलाव अच्छे से होगा तो रिलेक्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना भाई। रिलेक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय फैलाव में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, रिलेक्टेंस। अगर चुंबकीय फैलाव अच्छा होगा तो रिलेक्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पूछा है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर को योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करें। देखिए जो बड़ी क्षमता के योग होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े जनरेटर होते हैं, योग बनाने के लिए उसको क्या यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। क्या, रोल्ड स्टील। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। फिर फिगर दे रहा है यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। एक फिगर है, पूछ रहा है यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू फिक्स द कीबे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना और चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो सी इसका क्या हो जाएगा, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना ही किसका यूज होता है, फील्ड कॉइल का काम होता है। फील्ड कॉइल का काम क्या होता है, जो सी हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना ही फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है। फिर पूछा बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए, वही सेम क्वेश्चन आ गया, स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे। ठीक है, पोल कोर बड़े मशीनों को, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के लिए पोल कोर बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करेंगे हम। 35 क्वेश्चन है क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। पूछ रहा है जो कोर होते हैं, पोल कोर होते हैं डीसी जनरेटर में लैमिनेटेड क्यों होते हैं। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, डीसी जनरेटर के कोर को लैमिनेट करते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। फिर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है इसका। क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंडेड कम्युलेटिव जनरेटर। तो ए जो होगा शंट जनरेटर ही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर पूछ रहा है ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। एक तो अभी बोला था E इक्वल टू होता है 5Zn अपान 16 टू पी बाई ए, E इक्वल टू 5Zn, E इक्वल टू 5Zn अपान 16 टू पी बाई ए, और एक और फार्मूला होता है EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको लगभग 38 क्वेश्चन जो आते हैं, 38 क्वेश्चन ही आपके ट्रेड थ्योरी के आते हैं, तो 38 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया है। 102 मिनट अभी बाकी भी हैं, लगभग आपको 120 मिनट मिलने वाले थे, जिसमें से आपको 18 मिनट में लगभग मैंने 38 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन ड्राइंग के ओपन होंगे, फिर 25 क्वेश्चन आपके किसके ओपन होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन किसके, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। पूछ रहा है लुब्रिकेंट का उद्देश्य क्या होता है। लुब्रिकेंट जो होते हैं, स्नेहक होते हैं, उनका काम क्या होता है। देखिए, जो आपके घरों में जब मशीन वगैरह होती है ना, उसमें आप क्या करते हो, ग्रीस वगैरह डालते हो, ऑयल वगैरह डालते हो, तो क्या होता है, वो स्मूथली क्या होता है, मूव करती है। मतलब घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, घर्षण को कम करने के लिए। फिर से वही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अभी जस्ट बताया आपको, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, किसका, स्नेहक का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि 4x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या है। देखिए, हम जानते हैं जो सेम राशियां होती हैं, जैसे x का x, अगर कोई राशि x है तो x वाला जुड़ जाएगा, y वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो 14 और 25 कितना हो जाएगा, 39x प्लस 5y। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 39x प्लस 5y, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 39x प्लस 5y। देखो, ये पूछ रहा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n के लिए फार्मूला क्या है। एक कुछ इस तरीके से लिखा गया है, a की पावर m अपान, नहीं सॉरी, ऐसे दिया है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आधार समान होता है, तो अगर कोई आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। ए और ए क्या है, इसका आधार है, यम क्या है, घात है, ए क्या है, आधार है, यन क्या है, घात है। तो ए अगर आधार समान है तो घातें क्या होता है, जुड़ जाएंगे। ए की पावर यम प्लस एन, आंसर हो जाएगा, ठीक। ए की पावर एम प्लस एन, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखा गया है ए की पावर एम अपान ए की पावर एन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, पूछ लिया अगर आधार समान हो तब क्या होता है, भाग में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस एन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो। सबको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ए जो आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के फिनिश कर दिए गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग जो मैथ के भी क्वेश्चन इसने दिया फार्मूला बेस्ड थे, और जो साइंस का दिया वो भी एकदम इजी था। आपने देखा इसको, अगर बेसिक साइंस आपने पढ़ा है, बेसिक मैथ पढ़ा है, आराम से आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं ड्राइंग के हैं, उसको हम आपको करवा रहे हैं, ड्राइंग के क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं।
पूछ रहा है व्हिच इज द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतीक कौन है? अर्थिंग का सिंबल क्या है? सिंबल क्या होता है अर्थिंग का? अर्थिंग का सिंबल क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है, सी वाला जो है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग? कोई मोटर लगी हुई है आपको घर में, जानते हो मोटर वगैरह सबके घर में लगी होती है, तो किससे ऑन ऑफ करते हो? स्टार्टर से। स्टार्टर का यूज करके आप क्या करते हो? मोटर को ऑन ऑफ करते हो। बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो थर्मोस्टैटिक स्विच जो होती है, थर्मोस्टैटिक स्विच क्या करती है? लोहे की गर्मी को नियंत्रित करती है, ठीक है। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है? देखो ट्रांसफार्मर हमने आपको जब पढ़ाया था बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। मतलब जो 440 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई होती है, तो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर क्या करता है? 440 वोल्ट को कन्वर्ट करके 250 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर वो वोल्टेज हमारे घरों में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। फिर एक क्वेश्चन पूछा 3 पिन सॉकेट को पहचाने। देखो 3 पिन सॉकेट कुछ आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो ऊपर वाला होता है थोड़ा बड़ा होल होता है, बाकी जो छोटे छोटे होल होते हैं, तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर? देखिए आपने देखा होगा खंभे होते हैं ना, खंभे पे पूछ रहा है कि जो तार बिछाए जाते हैं तो किस चीज़ पे बिछाए जाते हैं? वो जो सिरेमिक का होता नहीं है सामान, जो वही चीज़ है, उसको पूछ रहा है लाइन इंसुलेटर किस चीज़ का होता है? वो किसका होता है? पोर्सिलेन क्ले का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपका जो 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का था उसको कंप्लीट कर दिया। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का था उसको कंप्लीट कर दिया। 6 क्वेश्चन जो आपके ड्राइंग के थे उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ इसमें जो दिया है, डबल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को नहीं दिया है, केवल इंग्लिश में ही दिया है। तो इंग्लिश वाला हम आपको हिंदी में समझा देंगे, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। जब हिंदी इंग्लिश में लिखा है पहले इंग्लिश में लिखना, फिर हम जो हिंदी बताएंगे आप उसको नीचे हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम सीख लें तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो जाएगा, मतलब हम अच्छे कहे जाएंगे। तो लर्निंग इंग्लिश, ये जो होगा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप क्या करोगे? इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा करोगे, इंग्लिश सेंटेंस का यूज करोगे ज़्यादा, तो लोग क्या बोलेंगे? ये लड़का पढ़ा लिखा है, मतलब काफ़ी एजुकेटेड है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, पूछ रहा है जब आप अपने किसी मैनेजर से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, बॉस से बात कर रहे हो, तब आप क्या होगे? एकदम फॉर्मल तरीके से बात करिए, ठीक है, फॉर्मल तरीके से बात करिए। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल। पूछा देखिए जब आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह से बात करते हो तब वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, और जब आप कभी अपने प्रिंसिपल, टीचर या बॉस से बात करते हो तो वो कैसा होता है? आपकी लैंग्वेज कैसी वहाँ पे होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। तो एक ऐसा संवाद है इनफॉर्मल है, बी, ठीक है। फिर व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन, पूछ रहा है जब आप किसी से सबसे पहले मिलते हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, टीचर हो, कोई भी हो, आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर द प्रिंसिपल कार्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड, पूछ रहा, कह रहा है प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और उससे पूछा कि आस्क्ड क्या होगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, पूछ रहा है कि बोल रहा है कि जो रिक्त स्थान है ना वहां पे आपको वर्ब का यूज करना है, प्रॉपर वर्ब का। आई डॉट मूवी यस्टरडे, बोल रहा है मैंने कल एक मूवी देखी, मतलब पास की बात कर रहा है ना, तो वाज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास के लिए थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, तो वाज्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज, डिवाइसेस का आप जो सिंगुलर फॉर्म निकालना है तो क्या करोगे?
यस इसका हटा दोगे, सिंगुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डिवाइस इसका क्या है, डिवाइस इसका सिंगुलर फॉर्म है। द अनाउंसमेंट डॉट डॉट एस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। यस्टरडे की बात कर दिया, एस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, तो बीते हुए के लिए क्या करते हैं हम, पास्ट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेड। द अनाउंसमेंट मेड एस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द अनाउंसमेंट मेड एस्टरडे वाज अननेसेसरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर पूछा फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंटरोगेटिव, पूछा व्हाट वेंट डॉट डॉट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। पूछ रहा है कल का जो गेम हुआ था उसमें क्या गड़बड़ हुई थी, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। पूछा चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस, कह रहा है टुक को आप क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, टुक को टुक क्या है, टेक टुक टेकन, टुक मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाज टेकन या वर टेकन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर डॉट डॉट द टैप ओनली नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी जस्ट कोई चीज काम रनिंग में हो तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब के साथ क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इज फिटिंग द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। When you borrow a screwdriver from a trainee, you should say, क्या होगा, जब आप अपने ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं तो आपको क्या बोलो, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप अपना बी, क्योंकि वो ट्रेनी है आपका तो आप क्या एकदम इनफॉर्मल तरीके से आप बात कर सकते हो उससे, तो कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, बी इसका राइट आंसर होगा। देयर आर मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ, मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल, ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, ईटीसीआर क्या है, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर फिक्स, मीजर, पुल, फिक्स, मीजर, पुल, लिफ्ट, ग्रीन, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, काम होता है, मतलब मीजर करोगे काम ही कर रहे हो, फिक्स करोगे काम ही कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो काम ही करो, ग्राइंड कर रहे हो काम ही कर रहे हो, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ, कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप, इस सब का यूज आप कहाँ, क्वेश्चन मार्क का यूज आप कहाँ करते हो, पंक्चुएशन में यूज करते हो, किस में करते हो, पंक्चुएशन मार्क है ये सब, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। When you start a discussion on a topic, what do you say? जब आप किसी टॉपिक के साथ मतलब जब आप कोई डिस्कस स्टार्ट का आप क्या बोलते हो, लेट्स डिस्कस, लेट्स डिस्कस, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, लेट्स डिस्कस, ठीक है। What do you say when you polite disagree, कह रहा है जब आप किसी चीज से डिसएग्री हो, असहमति है आपकी, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, कह रहा है मुझे, इसका मतलब मुझे कहते हुए डर लग रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलोगे आप, तो क्या ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जहां पर रिक्वेस्ट की बात आती है वो कैसी लैंग्वेज है, फॉर्मल है, ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फिर से गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट आर एग्जांपल ऑफ, देखिए कह रहा है जो आई कांटेक्ट हैं, गेस्चर हैं और फेशियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप क्या करते हो, बोलते नहीं हो मुंह से, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज जहाँ पे एक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, द एरिया इज डॉट डॉट एज द हाउसेज इन कॉस्ट लॉस्ट ऑफ मनी, तो ये पूछा जो एरिया है, जो क्षेत्र है वहाँ पे घर जो है बहुत महंगे हैं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव हैं, खर्च एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द रोड इज माई टाउन आर इन
कह रहा है जो मेरे टाउन की रोडें हैं डॉट डॉट हैं, तो वो कहना चाह रहा है मेरे कस्बे की जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज अ क्या होगा, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, मतलब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 पे आते हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज अ डॉट डॉट प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। देयर इज अ डॉट डॉट प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, मतलब इसमें आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, मतलब मेरे घर के पास में बहुत बड़ा खेल का मैदान है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घर के पास में बहुत बड़ा खेल का मैदान है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर आर डॉट डॉट अपार्टमेंट्स इन माय नेबरहुड। देयर आर डॉट डॉट अपार्टमेंट्स इन माय नेबरहुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसियस, मतलब ज्यादा जगह वाली चीजों, ज्यादा जगह वाले जहां स्थानों क्या बोलते हैं, स्पेसियस, जहां पे ज्यादा जगह है, ठीक है। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा मेरे पड़ोस में जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें बहुत जगह है, ठीक है, मतलब बड़े साइज के हैं। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सीबीटी एग्जाम होता है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 75। मार्किंग कितने की हो जाती है, 150 की। तो मैंने अभी आपको लगभग 75 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवा दिए हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, डन करोगे, ठीक है। यहाँ से टेस्ट को समाप्त करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और अपना रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना परसेंट आया है, 98.66%, ठीक है। जो 70 मतलब टोटल मार्किंग में हम परसेंटेज निकाले, हमने मॉक टेस्ट दे करके कितना हमारा परसेंट आया, 98.66, लगभग 99% हमारा आया हुआ है। तो इस टेस्ट को आप जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं उसको आप चाहे तो एक बार लिख सकते हो, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको भी लिख सकते हो, या जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं आप उसको अपने नोट्स में लिखिए और जितना हो सके उसको रिवीजन करिए। ये आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।